कांच की फैक्ट्री में ससुराल। उफ उफ, इस कांच को भी अभी गिरना था। अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना था। खून निकल रहा है। हे भगवान, शीतल तुमने क्या कर लिया? तुम्हारे पाँव से तो खून निकल रहा है। जल्दी से यहाँ पर बैठो, मैं कांच निकाल देता हूँ। फिर राघव कांच निकालता है। इतने में मालिक आता है। अरे शीतल, तुम्हें लग गई? देखो अभी भी वक्त है, मान जाओ फैक्ट्री में रहना ठीक नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो अपने पूरे ससुराल के साथ। कांच लगने से अगर हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो दर दर की ठोकर फिर से खाने को मिल जाएगी और हम सब कहाँ रहेंगे। नहीं नहीं, चाहे मजबूरी ही सही, हम सब यही रहेंगे। कम से कम कुछ दिनों के लिए छत तो है। नहीं नहीं साहब, हम सब यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगली बार से मैं और मेरा परिवार भी ख्याल रखेगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। ये कहकर मालिक चला जाता है। आखिर शीतल और उसके परिवार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो लोग कांच की फैक्ट्री में रहने को मोहताज हो गए। वो जगह जोखिम भरी थी। आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गरीब परिवार मामूली सी किराए की छोटी सी झोपड़ी में रह रहा होता है और शुरू से ही 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। ओहो, ये मुझे क्या हो गया है? वैसे ही मैंने पानी वाली दाल बनाई थी और वो भी और ज्यादा जल गई। ओ बहू, ध्यान से काम करना था ना। एक तो वैसे ही गरीबी के दिन आ गए हैं। कभी सूखी रोटी खानी पड़ रही है, कभी जरा जरा से आलू की सब्जी। पेट भरकर इतने दिन से कोई खाना ही नहीं खा रहा। सोचा दाल चावल सब ढंग से खाएंगे, लेकिन वो भी नसीब में नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए। 4-5 लहसुन रखे हैं, मैं अभी पीस कर चटनी बना देती हूँ। हाँ बहू, ये तुमने ठीक किया, क्योंकि टीटू बच्चा है, वो लहसुन की तीखी चटनी नहीं खा पाएगा। उसको दाल दे देना। फिर एक बहू दाल में पानी बढ़ा देती है, दूसरी लहसुन की चटनी बना देती है, जिसके बाद सब घर वाले खाना खा पाते हैं। ऐसे ही घर में वह बड़ी मुश्किल से एक एक दिन काट रहे थे और दोनों बेटे कांच की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जहां 2 महीने से उन्हें पैसे नहीं मिले थे। फिर एक दिन मकान मालिक गजेंद्र घर के दरवाजे में लात मार कर अंदर आता है, जिससे घर वाले डर जाते हैं। मम्मी! अरे मोरी मैया! अरे इतना भी डरने और चौंकने की क्या जरूरत है? वैसे मुझे मेरे 2 महीने से पैसे नहीं मिले। सेठ जी 1 महीना और रुक जाइए। इस बार हमें पैसे नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे तो आपको अगले महीने दे देंगे। हाँ सेठ जी, इस बार हालत थोड़ी खराब है। अरे तुम्हारी हालत सुनकर मैं पक चुका हूँ और समय नहीं दूंगा। तुम्हारी जगह अब मैं किसी और किराएदार को रखकर उससे पैसे वसूल लूंगा। गजेंद्र उनके घर का सामान घर से बाहर पटक देता है। घर वाले बहुत हाथ जोड़ते हैं, लेकिन गजेंद्र किसी की नहीं सुनता और मजबूरन पूरा परिवार अपना सामान लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगता है। बहुत देर ठंड में पैदल चलकर वह परेशान हो जाते हैं। मम्मी, पापा, अम्मा, बाबा, अब मुझे और नहीं चला जा रहा है। मैं थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है, ठंड भी लग रही है। ठंड तो हमें भी लग रही है माँ पिताजी। आप सब कुछ देर यहाँ बैठ जाइए इस पेड़ के नीचे, फिर मैं सोचता हूँ कि हमें कहाँ जाना चाहिए। जेब में अठन्नी भी नहीं है, कौन हमारी मदद करेगा? पहले तो 2 सूखी रोटी खा रहे थे, अब तो छत भी नहीं है सर पर। अगर मालिक हमें पैसे दे देते तो आज हमारे सिर से छत नहीं जाती। वैसे हमारे मालिक अच्छे हैं, एक बार उनके पास चलते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। कुछ देर आराम करने के बाद राघव अपने परिवार समेत मालिक के घर पहुंच जाता है। क्या बात है राघव, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ कैसे? मालिक, आपने हमें पैसे नहीं दिए। अगर दे देते तो आज मुझे अपने परिवार के साथ घर से बेघर नहीं होना पड़ता। अब मैं अपने बच्चे और बूढ़े माता पिता को लेकर कहाँ जाऊँ? हाँ मालिक जी, हमारी मदद कीजिए ना, कहीं हमारे कोई रहने की जगह का बंदोबस्त करा दीजिए। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, ठंड भी बहुत है। मैं जानता हूँ मेरा काम मंदा होने की वजह से मैंने 2 महीने से तुम्हें पगार नहीं दी, लेकिन मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हाँ, लेकिन फैक्ट्री में है, पर तुम जानते हो वो कांच की फैक्ट्री है। अगर तुम सब वहाँ रह सकते हो तो रह लो। हाँ साहब, हम उस कांच की फैक्ट्री में रह लेंगे। देखो ये जोखिम भरी जगह है, क्या सच में तुम सब रह लोगे? हाँ मालिक जी, बहुत सोच समझ कर आपको जवाब दिया है। आप मुझे काम पर रख लेना। और मालिक जी, मैं भी काम करूंगी। ठीक है, आप सब रहोगे तो आप दोनों की आधी आधी तनख्वाह में काट लूंगा। उन दोनों की तनख्वाह पूरी दूंगा और काम अभी मंदा है तो 2 महीने बाद पगार दे पाऊंगा। जी मालिक, हमें मंजूर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पूरा परिवार कांच की फैक्ट्री में चला जाता है, जहां कांच के सामान से दूर एक दीवार की तरफ अपने लिए बिछौना चद्दर को बिछाकर वहां बैठ जाते हैं। पानी की मशीन वहां होती है तो राकेश पानी लाकर अपने बेटे और परिवार को पिला देता है, पर शीतल का बच्चा अपनी लाई छोटी सी गेंद से खेलते वक्त कांच पर पैर रखने वाला होता है कि राकेश बचा लेता है।
अरे टीटू बेटा पागल है, यहाँ पर मत खेल, यहाँ पर बहुत कांच है, पैर में लग जाएगी तो खून निकलने लगेगा, चप्पल पहन के रह। ठीक है बाबा, अब से मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं तो बस बॉल लेने आया था। ये कहकर राकेश टीटू को बिठा देता है। वहीं जुगाड़ू चांदनी बहू एक कोने में मिट्टी से चूल्हा बना देती है। चूल्हा बना दिया है, लेकिन इस पर बनाने के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं है। चिंता मत कर बहू, सुमित बाहर से खाने का इंतजाम करने गया है। वहीं सुमित सिग्नल की गाड़ियों को साफ कर कुछ पैसों से परिवार के लिए कुछ खाने के लिए ले आता है और सबको खिला देता है। जैसे तैसे वो सोकर रात काटते हैं। फिर अगले दिन से दोनों बेटे शीतल और सास कांच की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। बाहर से ट्रक भरकर कांच के टुकड़े आते हैं, जिनमें से बड़े कांच के टुकड़ों को ग्लव्स पहनकर सास बहू अलग करती हैं और छोटे कांच के टुकड़े वाले कंटेनर को उठाकर दोनों मशीनों में डालती हैं। वहीं दोनों बेटे पैकिंग का काम करते हैं। तभी एक मजदूर से कांच की बोतल टूट जाती है और उसके हाथ में लग जाती है। इसे भी अभी टूटना था। लग गई। और ये बहुत बारीक कांच है, तुम साइड में बैठ जाओ माधव, मैं साफ कर देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। अगर आज मैंने काम नहीं किया तो मालिक मेरी दिहाड़ी काट देंगे। माधव भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। तुम्हारे मालिक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छे दिल का राघव माधव की मदद कर देता है। अपने काम के साथ उसका काम भी करता है और सारा माल ट्रक में लोड करवाता है। कुछ देर बाद चाय का टाइम हो जाता है तो सारे वर्कर चाय पीते हैं। दोबारा से शाम को चाय का टाइम आता है तो उसके साथ बिस्किट जो मिलते हैं वो पूरा परिवार टीटू को दे देता है और खुद खाली चाय पीते हैं। माँ जी, पापा जी और आप सभी मेरे बच्चे के लिए कितना सोचते हैं। आप भी थोड़े से बिस्कुट खा लेते। शीतल बहू, क्या टीटू तेरा ही बेटा है, हमारा पोता नहीं है? हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते। वो बच्चा है, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, हम तो कैसे भी रह लेंगे। हाँ दीदी, अब ऐसा कुछ मत सोचिए, चाय पीकर भी काम चल जाएगा। शुक्रिया। अगले दिन माधव अपने घर से राघव के परिवार के लिए थोड़ा सा खाना लाकर उसे देता है। राघव, तुमने मेरी मदद की थी ना? मुझे पता चला तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ कैसे मुश्किल में रह रहा है, इसलिए मैं सबके लिए खाना लाया हूँ, ये लो। शुक्रिया माधव, मेरी मुश्किल समझने के लिए। परिवार की मुश्किल में दिन गुजरते हैं। एक दिन शीतल कांच का कंटेनर उठाकर मशीन में डाल रही होती कि उसके पांव में कांच लग जाता है और मालिक यहाँ से छोड़ने की कहता है। इस प्रकार मजबूरन पूरा परिवार फैक्ट्री में रहने के लिए मोहताज हो जाता है। एक दिन वर्कर चूल्हा देखकर कच्चे दाल चावल लाकर दे देते हैं, जिससे वह लोग और बाकी के वर्कर भी खाना खा लेते हैं। अरे आप लोगों के कारण आज हमें भी ठंड में गर्मा गर्म खाना खाने को मिल गया, जबकि इसमें कोई तड़का नहीं है फिर भी। अरे मैं तो कहती हूँ हम थोड़ा बहुत रोज ऐसे ले आते हैं जिससे हम भी खाना खा लेंगे और इन सब का भी गुजारा चल जाएगा। ये बहुत अच्छी तरकीब है। अगर हम सब एक ही फैक्ट्री में रहते हैं तो एक परिवार ही हुआ ना, और परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम सबकी परेशानी समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह फैक्ट्री में कांच पीसने से बनाने का काम भी चलता रहता है और फैक्ट्री के कर्मी फैक्ट्री में कुछ सब्जी मसाले और थोड़ा बहुत खाना ले आते हैं, जिससे गरीब परिवार उनके लिए खाना बनाता है और उनके भी खाने का इंतजाम हो जाता है। इसी में 2 महीने बीत जाते हैं, जिससे मालिक सबको उनकी इकट्ठी पगार देता है। शीतल, राघव, आप सबने मेरे कांच की फैक्ट्री में बहुत अच्छे से काम किया है, जिससे मेरी डिमांड बढ़ गई है। ये लीजिए पैसे आपके। अब आराम से इस जोखिम भरी कांच की फैक्ट्री से किसी अच्छी जगह पर रह सकते हो। शुक्रिया मालिक जी, आपने हमारे मुश्किल समय में बहुत साथ निभाया। फिर पूरा परिवार कांच की फैक्ट्री को छोड़कर एक अच्छी किराए की जगह लेकर रहने लगता है, जहां उन पर 35,000 रुपए होते हैं और वो घर का राशन भी अच्छे से ले आते हैं और ढंग से खाना पीना खाकर अपना खुशी खुशी रहते हैं। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है, तभी तो उस पर करोड़ों का हीरा जच रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो हमने तुम्हारी बहू के माता पिता को ही देखकर अंदाजा लगा लिया था कि बहू तेरी लाखों में एक है। कुछ कहा क्या तूने विमला? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि तेरी बहू वाकई करोड़ों में एक है, और वो ये हीरे जवाहरात पहनकर तो और भी खूबसूरत लग रही है। धनवंती अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ धनवंती की बहू नेहा अपने कमरे में जाते हुए एक हीरों का हार गिरा देती है, जो गिरते ही बिखर जाता है और उसके छोटे छोटे हीरे के दाने धनवंती के पैर के पास पहुंचते हैं। ये हीरे यहाँ जमीन पर कहाँ से बिखर कर आए? अरे लगता है अभी से तेरी बहू हीरो का हार संभाल नहीं पा रही, तो भला वो ये हीरो का ससुराल कैसे संभालेगी? चलती हूँ मैं। धनवंती की पड़ोसन इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब धनवंती गुस्से में आग बबूला होकर अपनी बहू के कमरे में पहुंचती है। अभी तुझे इस घर में आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और तूने ये करोड़ों के हीरा का हार तोड़ने में मिनट नहीं लगाया।
अरे तू चाहती क्या है? माँ जी, मुझे पता भी नहीं चला कि ये मेरे गले से कब गिरा। माँ जी आप गुस्सा मत कीजिए, बाहर और भी लोग हैं, वो आपकी आवाज सुन रहे हैं। अरे तो सुन लेने दे, सुनते हैं तो। मैंने तो अभिषेक के पापा से पहले ही मना किया था, इस गरीब बेसहारा लोगों को घर की बहू बनाओगे तो यही होगा। माँ जी कम से कम आप ऐसा तो मत कहिए। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे जरा भी आभास नहीं हुआ कि मेरे गले से इतना महंगा हार गिर गया है। अरे इसमें तेरी गलती भी नहीं है। तुम कहाँ नकली चांदी के गहने पहनने वाले गरीब भिखारी लोग इस हीरो के हार की कीमत क्या जानो। अपनी सास के मुंह से पहले ही दिन इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आती हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े सपनों के साथ जिस अमीर हीरो के ससुराल में आई थी, वो ससुराल उसके लिए एक मुसीबत बन जाएगा। लेकिन इतने बड़े हीरो के व्यापारी के घर में कैसे एक गरीब घर की लड़की बहू बनकर आई, इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। दीनानाथ अपनी पत्नी दुलारी और इकलौती बेटी नेहा के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। भले ही दीनानाथ का परिवार गरीब था और गरीबी के कारण उन्हें पेड़ में घर बनाकर रहना पड़ रहा था। एक तो यह ठंड और ऊपर से ये पेड़ का घर, इसमें खाना भी नहीं बना सकते। अरे क्या कर सकते हैं, ये पेड़ भी हमें रहने के लिए मिला, वही बड़ी बात है। और तुम थोड़ा जल्दी खाना बनाकर अंदर आ जाया करो। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, बिटिया के लिए जिस रिश्ते की बात की थी उसका क्या हुआ? अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। अपना रामू है ना, वो कल एक लड़के वाले को लेकर आएगा। कह रहा था कि लड़के वाले अच्छे खासे अमीर हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा रिश्ता ढूंढना है जो हमारी हैसियत के मुताबिक हो। अब अगले ही दिन दीनानाथ की बेटी के लिए एक अमीर परिवार से रिश्ता आता है। लड़के के पिता को लड़की बहुत पसंद थी। कुछ दिनों पहले ही मैंने बिटिया को मंदिर के बाहर बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाते देखा था। आज के समय में लोगों के अंदर प्यार ही कहाँ रहा। उस दिन से बिटिया पर मेरी हर दिन नजर रहती है और मैंने भी सोचा अब बिटिया को अपने घर की बहू बना लिया जाए। न जाने ये बुढ़ा भी मुझे कहाँ ले आया है। आज तक झुग्गी झोपड़ियों में घर देखा, लेकिन पेड़ घर, ये प्रभु कहाँ फंस गई मैं। वो तो इसकी बात मानकर आ गई हूँ, वरना ऐसी जगह पर कदम रखना भी मेरे लिए पाप है, पाप। लेकिन कोई नहीं, मेरा भी नाम धनवंतरी है। इस गरीब घर की लड़की अगर मेरे घर की बहू बनकर आई तो इसे मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। आप इतने अमीर लोग हैं, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी बेटी का हाथ इतने बड़े घर में देंगे। वैसे बेटा, आपको इस शादी से तो कोई ऐतराज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं अंकल जी, मुझे नेहा पसंद है और मैं पिताजी की बात कभी नहीं टालता। भले ही नेहा का परिवार गरीब हो, लेकिन नेहा बहुत सुंदर थी। अभिषेक पहली नजर में ही नेहा को पसंद कर लेता है और रिश्ता पक्का होने के बाद धनवंती हीरो का कंगन अपनी बहू को पहनाकर रिश्ता पक्का करती हैं। हमारी इतनी हैसियत तो नहीं कि हम अपने होने वाले दामाद को हीरा, सोना या चांदी दे सकें, इसलिए मैं अपने दामाद जी को ये देना चाहूंगी। अजी, आपको यही घर मिला था अपने बेटे की किस्मत खराब करने के लिए? अरे हीरा ना सही, सोना ना सही, चांदी और चांदी ना सही, कम से कम 2 लाख रुपए शगुन ही दे देते। ये लोग तो इतने भिखारी निकले कि 500 रुपए थमा रहे हैं मेरे लाडले को। अरे चुप रहो तुम, आपने हमें जो कुछ दिया है वो हमें दिल से स्वीकार है। फूलचंद के बेटे अभिषेक और दीनानाथ की बेटी नेहा की शादी जल्द ही हो जाती है। शादी के बाद जब नेहा ससुराल आती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। झूमर से लेकर आरती की थाल और कलर का लोटा, उसमें भी हीरे जड़े हुए थे। मुंह दिखाई में कोई भी उसे सोना चांदी तो देता ही नहीं, बल्कि हीरे के हार, कंगन, अंगूठी नेहा के मुंह दिखाई में मिलते हैं। हे प्रभु, इसे कहते हैं किस्मत। देने वाला जब भी देता है तो चप्पर फाड़ के। हे प्रभु, अब तो मैं अपने मायके भी हीरो के कार से जाऊंगी क्या? नेहा अपने हीरो का ससुराल देखकर हैरान थी। उसने आज तक इतना सुंदर घर, इतने गहने और इतना कुछ नहीं देखा था। मुंह दिखाई के बाद जब नेहा अपने कमरे में जा रही होती है तो उससे उसके हीरो का आभूषण संभाला नहीं जा रहा था, जिससे एक हार वो गिरा देती है और उसे इस बारे में पता नहीं चलता और वो सीधे अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। हे भगवान, कितना हीरा ही हीरा नजर आ रहा है चारों तरफ। अरे कभी आज से पहले हीरा देखा भी था तूने? हीरा छोड़, सोने चांदी के आभूषण पहने भी थे। तू क्या, तेरे माँ बाप ने भी सोने चांदी के आभूषण पहने नहीं होंगे और अब तुझे हीरो के आभूषण मिल रहे हैं तो तू उन्हें इस तरह गिराकर तोड़ रही है जैसे तेरे बाप ने यहाँ पर कमाई रखी हो। माँ जी, बात क्या हुई? आप मुझ पर ऐसे क्यों भड़क रही हैं? माँ जी, मैंने भी देखा था, नेहा से ये आभूषण संभाले नहीं जा रहे थे, तभी गिर गए होंगे।
तो इसकी तरफदारी मत कर बड़ी बहू। और तूने इस तरह विधवा की तरह सारे गहने की उतार दिए हैं। अगर तुझे मैंने दोबारा बिना गहनों के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी घर में इतने मेहमान हैं और मेहमान आएंगे तेरी मुंह दिखाई को, तो उनको क्या जवाब दूंगी? ये किस भिखारी गरीब लड़की को घर में उठाकर लाई हूँ मैं? धनवंती अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। अब नेहा इतना कुछ सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। नेहा की जेठानी उसे समझा रही होती है, लेकिन नेहा को उम्मीद नहीं थी कि इतने अमीर ससुराल में उसकी सास उसे इस तरह जलील करेगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। धनवंती अपनी बहू को बार बार उसकी गरीबी और अपनी अमीरी के ताने देती रहती थी, जिसे नेहा अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक रोज नेहा के पिता नेहा से मिलने आता है। अरे मेरी प्यारी लाडली, कैसी है तू? मैं बहुत खुश हूँ कि तेरा विवाह ऐसे घर में हुआ। अगर मैं 100 बार गंगा में नहा लेता तो भी मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ससुराल नहीं मिलता। आहा, बाप को अपनी बेटी पर बहुत लाड़ प्यार आ रहा है और बेटी बाप के लाड़ में चोरी करने लगी है। पता मेरा हीरे की अंगूठी कहाँ रखी है तूने? कहीं तो उसे चुरा कर अपने इस भिखारी बाप को तो नहीं देने वाली थी? नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब बस भी कीजिए। कितना जलील करेंगी आप मुझे और मेरे परिवार को उनके गरीब होने पर। और आज तो हद ही कर दी आपने, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। शोर सुनकर वहाँ नेहा का ससुर पति आ जाते हैं और तभी वहाँ नेहा की जेठानी भी आती है, जो अपनी सास को हीरे का अंगूठी देते हुए कहती है, माँ जी आप भूल गई, आप जब पूजा करने गई थी तो ये अंगूठी आपने खोलकर मुझे दी थी। फिर भला आप नेहा पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? ये सुनकर नेहा के आंसू और भी ज्यादा बहने लगते हैं और फूलचंद भी गुस्से में लाल हो जाता है। यहाँ तक कि अभिषेक भी अपनी माँ को घूर रहा था। बुढ़ापे का शरीर है, रखकर या किसी को देकर भूल जाती हूँ। बस बहुत हुआ पिताजी, अब मुझे घर ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ नेहा, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस घमंडी को इस हीरो के घर में अकेले रहने दो। अपने परिवार को जाता हुआ देख धनवंती को एहसास होता है कि वो अब मुसीबत में फंसने वाली है। इसलिए वो बड़े आसानी से सभी से माफी मांगकर ऐसा दोबारा न करने की बात कहती है और अपने बहू बेटे और पति को घर से जाने से रोक लेती है।